जय हिंद मेरे मित्रों और मेरे साथी। तो एक बार फिर से आपके सपनों की उड़ान का हम वंदन करते हैं। अल्फा टेक में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ठीक है, चलिए, इसके पहले हमारी 2 क्लास हुई थी, हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियां, जिसमें क्लास 1 क्लास 2 उसकी जितनी भी डिफिनीशन थी यानी थ्योरी थी, भाषा के बारे में, राजभाषा के बारे में, उसकी बोलियों के बारे में, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं होती हैं उसके बारे में, हिंदी के अपभ्रंश कितने हैं, कुल अपभ्रंश कितने हैं, उसमें कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। ठीक है, आज वो सेशन हमारा समाप्त हुआ। अब हम उसी चैप्टर का क्या लेकर चलते हैं, प्रैक्टिस लेकर आए हैं, जो 25 प्रश्नों का है। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे से उस थ्योरी को पढ़ा होगा और प्रैक्टिस किया होगा। आज उसकी थ्योरी का हम सेशन लेकर आए हैं, तो चलते हैं देरी न करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट पर लेकर। ठीक है, चलिए। ये आपका प्रश्न, ठीक है, इसमें टोटल 25 प्रश्न है। जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसी में से सारे क्वेश्चन आपको मैच करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस करिएगा और घर पर भी आप लोग प्रैक्टिस करते हुए रहिएगा। ठीक है, इस बार एग्जाम आपको अच्छे मन से देना है और आपको इस बार चूकना नहीं है। ठीक है, आपके हौसले को हम ऊंचा रखते हुए एक आपको मोटिवेशनल थॉट बताते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। ठीक है, तो आपको ले चलते हैं, कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो हिंदी भाषा से संबंधित है, केवल उसी चैप्टर से जो चैप्टर आपने पिछला पढ़ा है। तो हमारा प्रश्न पहला क्या है, जरा देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, मिला जुला के पूछने का मतलब यही है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, ये हमारे कुछ ऑप्शन हैं। 1955, 1960, 1965 और 1970। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन है ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न हमारा क्या था, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। ऑप्शन हमारे हैं 1955, 1960, 1965, 1970। तो हमारा जवाब क्या होगा, 1955। ठीक है, 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं इस प्रश्न में कि जब राजभाषा आयोग का गठन किया गया तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, थोड़ा इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था बीजी खरे। प्रथम अध्यक्ष बीजी खरे थे, जिनका पूरा नाम क्या था, बाला साहेब गंगाधर खरे, या कहीं कहीं खेर भी लिखा रहता है। ठीक है, बाला साहेब गंगाधर खेर या खरे होता है। ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी क्या है। कहने का मतलब है कि हिंदी की प्रारंभिक अवस्था पूछ रहा है, एकदम पीछे लेकर जा रहा है कि जब हिंदी हमारी नहीं थी तो इसके पहले शुरुआती दौर में कौन सी भाषाएं थी। तो आपको पता है हिंदी का विकास हमने आपको पिछले थ्योरी में पढ़ाया था कि सबसे पहले क्या थी, संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश के बाद हिंदी माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान बीच के समय को अपभ्रंश और हिंदी के बीच एक समय और माने थे, जिसका नाम दिया था अवहट। तो जब आदि जननी पूछता है तो हमारा आंसर क्या होगा,
लगता है इसमें हाँ है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इसका क्रम हम आपको बता देते हैं। ठीक है, क्या था? सबसे पहले संस्कृत, इसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट भी माना जाता है यदि ऑप्शन में है तो। ठीक है, तब अपभ्रंश नहीं लगाएंगे, अवहट्ट। और इसके बाद हमारी हिंदी है। ठीक है, जब आदि जननी पूछता है तो हमारा आंसर क्या होता है? संस्कृत होता है। यदि ये पूछेगा कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो उत्पत्ति डायरेक्ट यहाँ से संस्कृत से लेके यहाँ नहीं हुई है। इसके पहले क्या है? या तो अपभ्रंश आपका उत्तर होगा, या तो अवहट्ट होगा, या तो अपभ्रंश होगा। ठीक है, ऑप्शन में अपभ्रंश भी है, प्राकृत भी है, पाली भी है, लेकिन आदि जननी पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा? संस्कृत होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या है? लिपि की आवश्यकता होती है। ठीक है, लिपि क्या होता है? लिपि का मतलब होता है, ठीक है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ न कुछ उसके चिन्ह चाहिए या संकेत चाहिए कि उस भाषा के अक्षरों को कैसे हम लिखकर दिखाएंगे, उसी को बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं? लिपि। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन क्या है? भाषा संकेत में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, या तीनों में। क्या होगा? लिपि की आवश्यकता मेन जरूरत क्यों पड़ती है? भाषा लिखने में। ठीक है, भाषा लिखने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। हमारा आंसर क्या होगा? सी, भाषा लिखने के लिए। ठीक है, भाषा संकेत में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, न बोलने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मेन क्या होता है? भाषा लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है। और लिपि की परिभाषा भी कहता है, लिपि की परिभाषा क्या कहती है? ध्वनि चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए लिए गए अक्षर लिपि कहलाते हैं। ठीक है, ये होती हमारी लिपि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। देवनागरी बोलने का मतलब ये लिपि जो बाएं से दाएं की तरफ हम लिखते हुए बढ़ते हैं, वो क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है। जैसे फारसी लिपि क्या थी? उल्टा चलती है। ठीक है, जैसे उर्दू की लिपि क्या है? फारसी है। तो हम लोग कहाँ लिखते हैं? दाएं से बाएं की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन देवनागरी में भी बाएं से दाएं चलते हैं। आपकी इंग्लिश की जो लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि, वो भी कहाँ चलती है? बाएं से दाएं की तरफ चलती है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अपभ्रंश साहित्य में, जय भट्ट के शिलालेख में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, या अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? जय भट्ट के शिलालेख में। ये गुजरात के राजा थे, गुजरात के राजा। कहाँ के राजा थे? गुजरात के राजा थे। और सर्वप्रथम उन्हीं के शिलालेख में क्या हुआ था? देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य में नहीं हुआ था, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में पहले नहीं हुआ था, न ही अमीर खुसरो की पुस्तक में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न।
भारत के संविधान, इसके बाद खाली स्थान है, में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। ठीक है, पूछना क्या चाह रहा है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 343 फर्स्ट या अनुच्छेद 272। तो क्या है हमारा आंसर? अनुच्छेद 343 फर्स्ट। इसी में कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी एवं उसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हिंदी, फिर खाली स्थान है, भाषा की उत्तराधिकारी है। ठीक है, पूछ रहा हिंदी किसकी उत्तराधिकारी, मतलब किसके बाद आने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ब्रज है, देवनागरी है, संस्कृत है, अवधी है। ठीक है, तो हिंदी की उत्तराधिकारी किसकी है? संस्कृत की है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। संसार की प्रमुख मतलब पूरी दुनिया में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें हिंदी का कौन सा स्थान है? आपको बता दें, सबसे पहला स्थान किसका है? अंग्रेजी का है, दूसरा स्थान चीनी भाषा का है और तीसरा स्थान हिंदी भाषा का है। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहला स्थान है अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, दूसरा स्थान है चीनी भाषा का, इसी को क्या बोलते हैं? मंदारिन बोलते हैं। चीनी भाषा का ही नाम क्या है? मंदारिन। ठीक है, क्या नाम है? मंदारिन है। ठीक है, यदि ये प्रश्न पूछता कि जनसंख्या के आधार पर या बोलने वालों की संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तब पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा? मंदारिन यानी चीनी भाषा, और दूसरे नंबर पे आपकी हिंदी आ जाएगी, क्योंकि चाइना की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पर हमारी भारत की है। तो भाई जिस राज्य की जिस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी वहां की भाषा भी तो वही लोग ज्यादा बोलेंगे, और दूसरे नंबर पे भारत की है तो दूसरे नंबर पे हिंदी आती है। जनसंख्या या बोलने वालों की संख्या के आधार पर जाएगा तो पहले नंबर पे चीनी, दूसरे नंबर पे हिंदी आ जाएगी। लेकिन ओवरऑल यदि पूछेगा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा, तो पहला स्थान अंग्रेजी का, दूसरा स्थान चीनी या मंदारिन का, तीसरा स्थान हिंदी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा हमारा अगला प्रश्न, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को कहते हैं। अभी इसके पहले हमने एक परिभाषा बताई थी किसकी? लिपि की। वही चीज कहे, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि लिपि एवं चिन्हों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक दूसरे से जो विचार विनिमय करता है, अपना भाव उसे प्रदान करता है, उसका भाव खुद समझता है, क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद है व्याकरण। किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाए तो ये क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। बोली किसे कहते हैं? एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। लेकिन याद रखना, बोली में साहित्य रचना नहीं होती है, लेकिन अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है फिर उसका वास्तविक नाम बोली ना होकर के उसे क्या बोलते हैं? उपभाषा कहते हैं। जैसे हमारी ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, ये सब क्या है? बोलियां तो हैं लेकिन इसमें साहित्य रचनाएं भी मिलती हैं, इसीलिए बोली के बाद इनका नाम चेंज हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? उपभाषा, लेकिन आम भाषा में बोली उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ठीक है, तो ऑप्शन है कैथी, देवनागरी, खरोष्ठी, गुरुमुखी। आपको पता है ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति किसकी हुई है? हमारी अपनी देवनागरी लिपि की। ठीक है, देवनागरी लिपि। बाकी कैथी हो गई,
इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। खरोष्ठी इसकी भी नहीं है, गुरुमुखी इसकी नहीं हुई है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि में आपको मिलेंगे जो पुराने शिलालेख जैसे अशोक के समय के, ठीक है, वो खरोष्ठी मिलेंगे। और ये लिपि ज्यादातर भारत के कुछ हिस्सों में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटा हुआ है वहां पर ये खरोष्ठी मिलती है। गुरुमुखी लिपि, गुरु नानक यानी जो उन्होंने अपना उपदेश दिया था, जो कहते हैं पंजाबी भाषा, उसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी होती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा हमारा अगला प्रश्न, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? आ गया वही प्रश्न। कहने का मतलब क्या है कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? ठीक है, तो आपको बताए थे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, लेकिन ऑप्शन में आपको अवहट नहीं दिया है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्या? अपभ्रंश, ये होगा। ठीक है, क्रम आपको पता ही दिए। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा हमारा अगला प्रश्न, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपको हिंदी के अपभ्रंश के बारे में बताए थे जिसमें 7 अपभ्रंश थे। सौरसेनी अपभ्रंश कौन सा था? सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी और खस, ये हिंदी के लिए 4 अपभ्रंश है। 3 आपकी अन्य भाषाओं के लिए, जैसे ब्राचड़ सिंधी भाषा के लिए, महाराष्ट्री मराठी भाषा के लिए, पैसाची लहदा और पंजाबी के लिए। हिंदी के लिए 4 अपभ्रंश है। तो पूछ रहा अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपको पता होना चाहिए अवधी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किस हिंदी के अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और इसमें 3 बोलियां कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां इसमें से आती हैं। तो क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ये है अर्धमागधी। बाकी इसमें आपकी आएगी बिहारी हिंदी। कौन सी? बिहारी हिंदी। इसमें कौन कौन सी आती है आपकी प्यारी बोली? भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है, सौरसेनी में आपकी आती है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। इसमें है ब्रज, बांगरू, बांगरू का ही नाम क्या है? हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली, जिस बोली में हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे है ब्राचड़। इसमें क्या आती है? सिंधी। ब्राचड़ में सिंधी आती है। ठीक है, बाकी अर्धमागधी में कौन कौन सी बोली है? ये ऑप्शन इसके ये है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, अवधी अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? ठीक है, ये प्रश्न देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए, गुमराह करने के लिए ऑप्शन दिया है कि हिंदी की उत्पत्ति, मूल उत्पत्ति किससे। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसने क्या पूछा है? मूल उत्पत्ति। ठीक है, ऑप्शन है खस अपभ्रंश। आपको पता है खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी आती है। कौन सी? पहाड़ी हिंदी। अब ये बताइए, ये भी तो हिंदी है। अर्धमागधी में आपकी पूर्वी हिंदी आती है, ये भी तो हिंदी है कि नहीं है? है ना? चलिए, सौरसेनी में आपकी पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी आती है। ठीक है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी भी आपकी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी भी आपकी हिंदी है, और मागधी में तो आपकी आती है बिहारी हिंदी। ठीक है, तो पूछना क्या जरा मूल हिंदी, इसका मतलब वो मूल हिंदी किसे मान रहा है? तो आपको बता दें कि हिंदी की जो 18 बोलियां हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सी होती है? खड़ी बोली होती है। ठीक है, तो
इसीलिए पूछना क्या चाह रहा है, हिंदी की मूल उत्पत्ति, मतलब वो खड़ी बोली पूछना चाह रहा है। अगर प्रश्न होता कि हिंदी की खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे मानी गई है, आप तुरंत ऑप्शन देते सौर श्रेणी अपभ्रंश और पश्चिमी हिंदी। लेकिन ये आपसे जानना चाह रहा है कि मूल हिंदी आप किसे समझते हैं, तो मूल हिंदी किसे बताया गया है, खड़ी बोली को। और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में आती है और किसमें है, सौर श्रेणी अपभ्रंश में है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, सौर श्रेणी अपभ्रंश होगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि, तो आपको बता दें कि खड़ी हिंदी बोली का प्रथम कवि कौन है, तुलसीदास नहीं। तुलसीदास की रचनाएं तो आपको किसमें मिलेंगी, अवधि में ज्यादातर मिलती। ठीक है, इनकी अधिकतम रचनाएं किसमें है, अवधि में। लेकिन इनकी एक रचना से भी प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है कि इनकी वो कौन सी रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तुलसीदास की इनमें से वो कौन सी रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पे विनय पत्रिका लिखा रहता है। विनय पत्रिका इनकी अवधि ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, प्रश्न उसी से पूछता है। चलिए, गुरु गोविंद सिंह नहीं है, नानक नहीं है, तो बचे कौन, अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, अमीर खुसरो माने जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा हमारा अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। नाम तो होगा सही नाम, क्या नाम है तो सही होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। क्या पूछ रहा है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम पूछ रहा है, एक अन्य नाम क्या था। ठीक है, तो आपको बता दें जो आज खड़ी बोली हम बोल रहे हैं या हम सभी लोग बोल रहे हैं, उसका पुराना नाम क्या था, उसका पुराना नाम कौरवी था। क्या था, कौरवी था। ठीक है, और ये नाम दिया किसने था, आपके जिले के कवि हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। ये नाम किसने दिया था, राहुल। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, कौरवी नाम किसने दिया, राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। और सांकृत्यायन की शुद्ध वर्तनी भी पूछता है, इसलिए वर्तनी की दृष्टि से इसको याद रखिएगा। हम लोग सांस्कृत्यायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांस्कृत्यायन। सांस्कृत्यायन नहीं होता है, सांकृत्यायन होता है। पंडित राहुल सांकृत्यायन, इनका घर चकरपानपुर करेला के पास है। ठीक है, और अब आजमगढ़ की। ठीक, जब कौरवी बोली में साहित्य रचना होने लगी, उसका नाम बदलकर क्या पड़ गया, खड़ी बोली। शुरुआत में इसका नाम खड़ी बोली नहीं था, ये बाद में पड़ा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है। किसने दिया, राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। आपको बता दें फैजाबाद का नाम बदलकर इसमें क्या पड़ गया है, अयोध्या पड़ गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है उस जनपद में कौन सी बोली का प्रयोग होता है। ठीक है, तो फैजाबाद हो गया, बहराइच हो गया, गोंडा हो गया। ठीक है, ये जितने एरिया क्षेत्र पड़ते हैं इसमें अवधी बोली जाती है। कौन सी, अवधी बोली जाती है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, धीरे धीरे आप लखनऊ की तरफ बढ़ेंगे, सीतापुर। ठीक है, ये सब क्षेत्र क्या है, अवधी बोले जाने वाले हैं। नाम यदि क्षेत्र का लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, फैजाबाद दिया ही है, गोंडा, बहराइच, बहराइच, ठीक है, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ भी थोड़ा बढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ के नवाब के बारे में आप लोग जानते हैं, उनका मिजाज ही कुछ अलग होता रहता है। ठीक है, चलिए, लखनऊ से भी आपको एक प्रश्न पूछता है कि लखनऊ में कौन सा प्रत्यय है। तो याद रखिएगा, लखनऊ में डायरेक्ट प्रत्यय नहीं होता है, लखनऊ का हम विशेषण बनाएंगे लखनवी। क्या बनाएंगे, लखनवी। तो प्रत्यय कौन सा हो गया, वी प्रत्यय हो गया।
ठीक है, प्रश्न इससे भी पूछा एग्जाम में, लखनऊ में कौन सा प्रत्यय है? बच्चे सब क्या लगा देते हैं? ऊ प्रत्यय लगा देते हैं। याद रखिएगा, लखनऊ का विशेषण बनेगा लखनवी, बोलते ना लखनवी अंदाज, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? वी। ठीक है, चलिए ब्रज भाषा का क्षेत्र बता देते हैं, कहाँ का है? सबसे पहले तो मथुरा है, ठीक है, मथुरा है, आगरा है, ठीक है। आप कानपुर से आगे बढ़ेंगे, कानपुर देहात, इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया, ठीक है, इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया, ये सब क्या है? ब्रज भाषाएं यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। खड़ी बोली तो आपको पता ही है कहाँ बोली जाती है, हमारा दिल्ली हो गया, ये जैसे पूर्वांचल के क्षेत्र में ज्यादातर भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन अगर प्योर हिंदी खड़ी बोली की बात करें तो मेरठ हो गया, मतलब दिल्ली से लगे हुए जो क्षेत्र क्या है? खड़ी बोली वाले हैं। बघेली जो आपका मध्य प्रदेश से सटा हुआ एरिया, जिस बघेलखंड बोलते हैं, ठीक है, बघेलखंड, झांसी हो गया, ठीक है, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, जो सटा हुआ है मध्य प्रदेश से, ठीक है, और भी मध्य प्रदेश के एक आध दो पड़ोसी जिले आ जाते हैं, वहां क्या बोली जाती है? बघेली बोली जाती है। खड़ी बोली आपका दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, सब क्षेत्र क्या है? खड़ी बोली के। बाकी ये तो अधिकतम पूरे 10 राज्यों में हिंदी का प्रचार प्रसार है, आपको पता है, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, इधर राजस्थान हो गया, ठीक है, आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, ये सब क्या है? हिंदी भाषी क्षेत्र है, और हिंदी भाषी मतलब ज्यादातर खड़ी बोली। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? अभी हमने बताया था कि जिससे किसी भाषा का शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए, वही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होगा? व्याकरण से होगा। हमारा ऑप्शन सी सही है। बाकी लिखित भाषा क्या होती है? जो आपके स्क्रीन पे कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? लिखित भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यदि हमें पानी चाहिए तो कुछ ऐसे संकेत करते हैं, खाना होगा तो ऐसे संकेत करते हैं, कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है। लिपि क्या है? जिन ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए हम क्या जिसका प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों का, वही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, मानक हिंदी का आधार क्या है? आ गया फिर वही प्रश्न। अभी इसके पहले प्रश्न पूछा था कि मूल हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? मूल हिंदी मतलब खड़ी बोली, तो वही मूल हिंदी के लिए चाहिए मानक हिंदी के लिए क्या होगा? हमारा खड़ी बोली होगा। ये है हमारा ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? आयोगात्मक, प्रश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक या अश्लिष्ट योगात्मक? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही है, श्लिष्ट योगात्मक। श्लिष्ट का मतलब होता है जुड़ा हुआ। श्लिष्ट का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ, यानी जिसे जोड़ भी सकते हैं, तोड़कर अलग भी कर सकते हैं। जैसे हिंदी के कुछ आपको शब्द मिलते हैं जिसमें आप उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और उसे तोड़कर अलग भी जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं, वही कहलाता है श्लिष्ट। ठीक है, और जुड़ा होता है तो क्या कहलाएगा? योगात्मक। तो हिंदी कैसी भाषा है? श्लिष्ट है, योगात्मक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, किस क्षेत्र की बोली को कसिका कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्या हो गया भाई इसको? ठीक है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, किस क्षेत्र की बोली को कसिका कहा जाता है? ठीक है, तो किस क्षेत्र की बोली कहा जाता है? बनारस के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या बोलते थे पहले? कसिका कहा जाता था। ऑप्शन में आपके बनारस नहीं दिया है, बल्कि दिल्ली है, वाराणसी है, सूरत है, भीलवाड़ा है। हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? बी, यानी वाराणसी। याद रखिएगा इसको। ठीक है, और भूलेंगे भी नहीं। कसिका, कसिका से क्या देखिएगा? काशी, और काशी है कहाँ? वाराणसी, यानी बनारस। तो ऑप्शन आपका बी सही। ठीक है, भूलने का इसमें चांस ही नहीं बनता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? याद रखिएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। इसका मतलब पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आएगी, हम जरा उसके बारे में जान लेते हैं कि पूर्वी हिंदी में आएगी कौन सी।
तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आएगी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। जरा ऑप्शन में आप लोग देखिएगा कौन कौन सी है। बघेली है, अवधी है, छत्तीसगढ़ी। इसका मतलब कौन उसमें नहीं आएगी? मगही नहीं आएगी, मगही नहीं आएगी। ये आती है आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत। इसमें आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। और बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश में आती है? बिहारी हिंदी आपकी मागधी अपभ्रंश में आती है। ठीक है। अब पूर्वी हिंदी आपकी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक का मतलब क्या है? इस समय जो भाषा हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, इस समय जो बोली जा रही है वर्तमान में, पर उसका विकास किससे हुआ है? तो आपका ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पहले तो समझिए कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहते किसे हैं। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषा का मतलब इसके अंतर्गत आपकी आती है संस्कृत, लेकिन इसमें आधुनिक यानी संस्कृत का बदला हुआ इसमें कौन सा प्रयोग हो रहा है? हिंदी प्रयोग हो रहा है। कौन सा? हिंदी। तो मिला जुला के कहने का मतलब क्या है कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? हमारा ऑप्शन क्या होगा? अपभ्रंश। अगर अवहट होता तो हमारा ऑप्शन अवहट सही होता, लेकिन अवहट नहीं है तो क्या होगा? अपभ्रंश होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न, लौकिक संस्कृत से खाली स्थान और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए है संस्कृत, प्राकृत, प्राकृत और पाली, वैदिक भाषा और पाली, पाली और प्राकृत। अब समझिए प्रश्न पूछना क्या जा रहा है। लौकिक संस्कृत, लौकिक यानी लोक प्लस इक से बना है। लोक मतलब लोग, यानी वे संस्कृत जो आम जनता भी बोलने लगी। देखिए संस्कृत जो थी आपके उसके दो हिस्से थे, एक थी वैदिक संस्कृत और एक थी लौकिक संस्कृत। तो जितने भी आपके पुराने ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब वैदिक संस्कृत में लिखे गए। वो थोड़ा कठिन थी, उसको बोलना बड़ा कठिन था आम लोगों के लिए, जनता के लिए। उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया गया, उसको नाम क्या दिया गया? लौकिक, यानी लोगों द्वारा बोली जाने वाली संस्कृत। जो लोगों द्वारा बोली जाने वाली संस्कृत थी वही बदलकर तो आई थी आपकी पाली भाषा। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब क्या होता है? मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। संगम शरणम गच्छामि मतलब मैं संघ में जाता हूँ। तो वही संस्कृत क्या थी जो लोग बोलने लगे, थोड़ा सरल रूप उसका हो गया, उसे क्या बोला गया? पाली। तो पहले ऑप्शन में पाली यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, पाली और प्राकृत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ठीक है, इसके पहले भी देखिए हिंदी का मानक आधार कौन सा था, यानी मिला जुलाकर आपको ज्यादातर क्वेश्चन घुमा फिरा के किससे पूछता है? खड़ी बोली पर पूछता है। ठीक है, तो खड़ी बोली पर आपको तीन प्रकार से प्रश्न आ चुके हैं। ये तीसरा प्रकार ये रहा, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो किससे हुआ है? खड़ी बोली से हुआ है। मानक मतलब सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? कौन सी? खड़ी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा नंबरिंग में दिक्कत है। ये है आपका प्रश्न संख्या 24वां। क्या है? ये 24 है। ठीक है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं?
ठीक है। जब भी आप कोई भाषा बोलते हैं तो लगातार उसको बोलते नहीं है, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक भी आप लेते हैं, मतलब हल्का सा रुकते हैं। यानी जब आप किताब भी पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो बीच बीच में आपको रुकने के लिए कुछ विराम चिन्ह दिए गए होते हैं, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम। आप बीच में थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, रुकते हैं। तो वही कह रहा है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, अवरोह, अनुताप, उपभाषा, राष्ट्रीय भाषा। तो क्या बोलते हैं, हमारा ऑप्शन सी से बी सही है, अनुताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुताप बोलते हैं। अवरोह मतलब क्या होता है कि भाषा को जैसे आरोह होता है, एक अवरोह होता है। जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते हैं आरोही संख्या और अवरोही। आरोही मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ। अवरोही मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। यानी जब अपनी भाषा का स्तर क्या करते हैं, ऊंची आवाज से थोड़ा थोड़ा नीचे लेकर आते हैं, तो ये क्या होता है, अवरोह होता है। और बीच में जो उतार चढ़ाव होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुताप बोलते हैं। ठीक है। उपभाषा क्या होती है, यदि किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो उसे क्या बोलते हैं, उपभाषा बोलते हैं। राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, ठीक है, किसी देश या किसी राष्ट्र के आम जन यानी पूरी देश की पूरी जनता द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा होती है। और आपको ये पता होगा कि भारत की जो 140 करोड़ लगभग जनसंख्या है, उसमें सभी लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला, बल्कि किसका मिला है, राजभाषा का दर्जा मिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। आपको यदि पता होगा कि बांगरू का ही नाम क्या है, हरियाणवी है। बांगरू का नाम हरियाणवी, तो हरियाणवी है तो कहां बोली जाएगी, हरियाणा में बोली जाएगी। ठीक है, कहां पर बोली जाएगी, हरियाणा में। ठीक है, इसके बाद बिहार है। आपको पता है बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, यानी बिहारी हिंदी बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़, ठीक है, और तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। ये दोनों किस भाषा परिवार में आती हैं, इन दोनों का भाषा परिवार क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये रहे हमारे 25 प्रश्न और प्रश्न हमारे समाप्त। ठीक है, तो ये 25 प्रश्न आपके हिंदी भाषा से संबंधित है। हम चाहते हैं इस प्रश्न को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसकी जो थ्योरी हमने पढ़ाई थी, ठीक है, उसको भी आप अच्छे से अध्ययन करिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के बारे में आपको इसकी जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।